आज जो टॉपिक हमने कवर करना है इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी बीएस प्रोग्राम मैथमेटिक्स पॉलिटिकल साइंस जोलॉजी एंड कंप्यूटर साइंस। थर्ड चैप्टर है बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर। बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर में डेफिनेटली कोई ऐसे बायोलॉजिकल बेसिस हैं जिनको स्टडी करना है जिनके बेस पे साइकोलॉजी जो है साइकोलॉजिकल बिहेवियर भी उन पे बेस करते हैं। इस पे बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर में स्टडी करेंगे नर्वस सिस्टम को। नर्वस सिस्टम के मेजर टू टाइप्स हैं, एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो आज इस लेक्चर में पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को स्टडी करेंगे डिटेल में। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स हैं, दो डिवीजन हैं। सोमैटिक नर्वस सिस्टम है फर्स्ट एंड देन ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। लेकिन साथ साथ इन दोनों का स्टडी करने का स्ट्रक्चर एंड टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स के भी स्टडी। तो सबसे पहले है इसमें नर्वस सिस्टम का इंट्रोडक्शन के नर्वस सिस्टम है क्या। नर्वस सिस्टम जो है कम्प्लेक्स कम्बिनेशन ऑफ सेल्स है और ये कम्प्लेक्स कम्बिनेशन ऑफ सेल्स की मदद से इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द बॉडी इंफॉर्मेशन जो है वो पॉसिबल है। इनसाइड ऑफ द बॉडी इंफॉर्मेशन सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास होती है, आउटसाइड ऑफ द बॉडी इंफॉर्मेशन जो है वो इसको कलेक्ट करके लेकर आता है पीएनएस, जिसको डिटेल में स्टडी करेंगे। जब इनसाइड ऑफ द बॉडी और आउटसाइड ऑफ द बॉडी दोनों इंटरेक्ट करते हैं तो उसकी वजह से हम लर्न करते हैं अपने इन्वायरमेंट से, और जो भी इंफॉर्मेशन हमारे या जो भी इंफॉर्मेशन स्टिमुलस बाहर से हमारे अंदर हमारी बॉडी के अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास जाती है तो उसके अकॉर्डिंग फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो इंफॉर्मेशन कन्वे करता है कि हमने किस तरह से उस सिचुएशन को हैंडल करना है। साइकोलॉजी ऑफ ऑर्गेनिज्म को स्टडी करने के लिए अंडरलाइंग बायोलॉजिकल प्रोसेसेस जो भी हैं हमारे किसी भी बिहेवियर के, उनको स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। जैसे साइकोलॉजी है, इसमें साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जो है इनको स्टडी किया जाता है। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में बहुत सी ऐसी डिसऑर्डर्स हैं जिनकी रीज़न जो है वो बायोलॉजिकल होते हैं। फॉर एग्जांपल न्यूरोट्रांसमीटर की कमी या बेशक की वजह से जो है वो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। कोग्निटिव प्रोसेसेस में भी हमारा ब्रेन बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ब्रेन प्रोसेसेस इम्पोर्टेंट है। कोग्निशन या कोग्निटिव प्रोसेसेस आर हायर मेंटल प्रोसेसेस, जिसमें जो एनिमल्स में नहीं होते हैं। कोग्निटिव प्रोसेसेस में आ जाती है हमारी थिंकिंग, हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, प्लानिंग, ये सब कुछ आ जाता है। कंसेप्चुअल थिंकिंग भी कोग्निटिव प्रोसेसेस में आती है। नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम के डिवीजन्स देख लेते हैं। नर्वस सिस्टम में इसकी मेजर डिवीजन है सीएनएस और सेकंड है पीएनएस। सीएनएस जो है उसमें स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन है, और पीएनएस में सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के आगे फर्दर जो डिवीजन है उसमें पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है और सिम्पैथेटिक। इसके बाद है कि पीएनएस या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इसमें इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ सेंसरी न्यूरॉन, इंटरन्यूरॉन्स एंड मोटर न्यूरॉन्स। अब सेंसरी न्यूरॉन्स को दरमियान में लिखने का पर्पस है क्योंकि सेंसरी न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स डायरेक्ट एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट नहीं करते, बल्कि इन दोनों को जोड़ने वाला इंटरन्यूरॉन्स है। पीएनएस जो है वो सरफेस ऑफ द बॉडी को सीएनएस के साथ मिलाता है। मतलब सरफेस ऑफ द बॉडी में हमारी बॉडी में डिफरेंट 5 सेंसेस हैं, इनसे जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो पीएनएस लेके सीएनएस के पास जाता है। अब पीएनएस इज़ अ ब्रिज बिटवीन सरफेस ऑफ द बॉडी एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। पीएनएस में 2 टाइप्स ऑफ नर्व्स होती हैं। एक वो जो हमारी सेंसेस से या हमारे सेंसेस में जो मौजूद सेंसरी रिसेप्टर्स हैं उनसे इंफॉर्मेशन लेके हमारे ब्रेन तक लेके जाते हैं, और जब ब्रेन ने कोई भी इंफॉर्मेशन अपने बॉडी में किसी भी पार्ट को देनी होती है तो वो मोटर नर्व्स के ज़रिए हमारे मसल्स और ग्लैंड्स तक पहुंच जाती है। ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड, क्योंकि ये दोनों सीएनएस के पार्ट हैं, इसलिए सीएनएस जो भी इंफॉर्मेशन कन्वे करनी होती है अपनी बॉडी में किसी भी पार्ट को, तो फिर इनको मोटर नर्व्स ही लेकर जाते हैं। पीएनएस के मेजर 2 टाइप्स हैं, सोमैटिक नर्वस सिस्टम है एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है। सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या है कि ये हमारी बॉडी के स्केलेटल मसल्स को कंट्रोल करता है और ये वॉलंटरी है। इसका मतलब है कि वॉलंटरी मीन्स कि हम हमारी बॉडी में जितनी भी मूवमेंट्स हो रही हैं जो हम अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, उन सबको सोमैटिक नर्वस सिस्टम ही कंट्रोल करता है। एग्जांपल्स में रनिंग, ईटिंग, बॉक्सिंग, ये सारी स्केलेटल मसल मूवमेंट से रिलेटेड एग्जांपल्स हैं जो जिनको
सोमैटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। उसके बाद है कि हमारा ब्रेन जो है वो किससे मिलकर बना है, कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं, कौन से ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जिनकी वजह से हमारा ब्रेन जो है वो डेवलप हुआ है, बिल्डिंग ब्लॉक्स इसके कौन से हैं, तो वो न्यूरॉन्स। जैसे हमारी पूरी बॉडी सेल से मिलकर बनी है, इसी तरह हमारा ब्रेन, हमारा पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम स्पेशलाइज्ड सेल से मिलकर बना है जिनको न्यूरॉन्स कहते हैं। ये माइक्रोस्कोपिकली स्मॉल सेल्स हैं और हम जितना भी अभी जो कुछ कर रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, देख रहे हैं, तो ये सारा का सारा न्यूरॉन्स के एक्शन की वजह से ही पॉसिबल है। इनका फंक्शन क्या है न्यूरॉन्स का, कि ये इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं फ्रॉम आवर सेंसेस। इसके अलावा ये इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं फर्दर ब्रेन में ले जाके, और फिर ये ट्रांसमिट करते हैं मोटर न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन को टू द विद इन द सेल्स ऑफ द बॉडी कि उसने क्या फंक्शंस करने हैं। न्यूरॉन जो है वो वेरी करते हैं शेप, स्ट्रक्चर, केमिकल कंपोजिशन एंड फंक्शन। इसके अलावा कुछ करेक्टरिस्टिक्स ऐसे हैं जो इन सब में सिमिलर हैं। नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, कि न्यूरॉन अगर सेल है तो उसके अंदर कौन कौन से इसके पार्ट्स हैं, तो इसमें फॉलोइंग पार्ट्स हैं। फर्स्ट वन इज सेल बॉडी और सोमा, सेकेंड वन इज डेंड्राइट्स, थर्ड एक्सोन एंड फोर्थ वन इज माइलिन शीथ। अब सेल बॉडी या सोमा क्या है, इसके अंदर कौन कौन से जो पार्ट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, जिसकी मदद से जिनकी वजह से सेल बॉडी जो है बनी हुई है। तो इसमें सबसे पहले है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है। सेकेंड वन है साइटोप्लाज्म, जो सेल के स्ट्रक्चर और सेल की लाइफ को सस्टेन एंड मेंटेन करते हैं। थर्ड वन कि ये इसका फंक्शन है कि इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना और एवरेज करना, क्योंकि सेल बॉडी के एक तरफ डेंड्राइट्स होते हैं और दूसरी तरफ एक्सोन होता है। तो ये डेंड्राइट से इंफॉर्मेशन रिसीव करता है, कंबाइन करता है, एवरेज करता है, और उसके बाद इस इंफॉर्मेशन को आगे अपने ही सेल बॉडी के साथ जुड़े हुए जो है एक्सोन की तरफ इंफॉर्मेशन को कन्वे कर देता है, भेज देता है। उसके बाद है कि ये सेल की न्यूट्रिएंट्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और ये स्पेशलाइज्ड केमिकल्स भी बनाता है जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, और वो आगे इसकी लोकेशन टर्मिनल बटन्स में होती है। डेंड्राइट्स जो है ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब ट्री है। अब अगर एक दरख्त की एग्जांपल ले ली जाए तो सेल बॉडी उसका तना है और डेंड्राइट्स जो हैं उसकी शाखें हैं। ब्रांच लाइक एक्सटेंशंस हैं जो सेल बॉडी से निकली होती हैं, और एक मैच्योर सेल में ये थाउजेंड्स इन स्ट्रेंथ या क्वांटिटी में हो सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन को या न्यूरल इम्पल्स को रिसीव करते हैं एक सेल की एंडिंग से, एक्सोन से, और फिर ये अपने सेल बॉडी में लेके होते हैं, और सेल बॉडी से आगे अपने एक्सोन से लेकर इसको नेक्स्ट आगे कन्वे कर देते हैं। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है इसका एक्सोन टेल लाइक स्ट्रक्चर है जो इन्फॉर्मेशन लेके जाती है न्यूरल इम्पल्स को सेल बॉडी से आगे फॉरवर्ड करती है साइनेप्सिस में। इसका काम ये है कि साइनेप्सिस कहते हैं खाली स्पेस को, एक एक्सोन के एंड से अगले न्यूरॉन के डेंड्राइट्स के दरमियान खाली स्पेस होती है जहाँ से जिसको कवर करना होता है, जिसको गुजरना होता है मैसेज कन्वे करने के लिए। उस स्पेस को कवर करना होता है, उस खाली जगह को साइनेप्स कहते हैं। तो उसके बाद लेंथ जो है एक्सोन की वो वेरी करती है। अगर जो न्यूरॉन स्पाइनल कॉर्ड में है तो उसकी लेंथ 3 फीट होगी, लेकिन अगर वो ब्रेन में है तो वो लेस देन अ मिलीमीटर होगी। एक्सोन्स के एंड्स पे स्वेलन बल्ब होते हैं, और वो बल्ब्स को टर्मिनल बटन कहते हैं, और इन बल्ब्स में ही न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। अब एक्सोन में जो इन्फॉर्मेशन है वो लॉ ऑफ फॉरवर्ड कंडक्शन के अकॉर्डिंग कन्वे की जाती है। लॉ ऑफ फॉरवर्ड कंडक्शन में ये है कि हमेशा नर्व इम्पल्स एक ही डायरेक्शन में जो है वो मूव करती है। इसी तरह जैसे करंट जो है वो एक ही डायरेक्शन में फ़्लो करता है। करंट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स जो है एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल की तरफ फ्लो करते हैं, और कभी वो बैकवर्ड नहीं जाते। इसी तरह न्यूरल इम्पल्स जो है वो हमेशा एक्सोन्स से डेंड्राइट्स, एक न्यूरॉन के एक्सोन से नेक्स्ट न्यूरॉन के डेंड्राइट्स की तरफ मूव करते। ये नहीं होता कि जो नेक्स्ट वाला न्यूरॉन था उसके डेंड्राइट से इंफॉर्मेशन बैकवर्ड पिछले वाले न्यूरॉन के एक्सोन की तरफ आती है। इस तरह नहीं होता, हमेशा एक्सोन से डेंड्राइट्स की तरफ ही जाती है। माइलिन शीथ बेसिकली कवरिंग है जो एक्सोन के ऊपर ही होती है।
लेकिन कुछ एक्सॉन्स पे होती है और कुछ पे नहीं होती। एक्सॉन का फंक्शन क्या है कि ये स्पीड या रेट ऑफ न्यूरल इम्पल्स को इंक्रीज़ करता है। जितनी ज़्यादा एक वायर के ऊपर जो है वो अच्छी खासी हैवी ड्यूटी वायर होगी, उसे उतनी ज़्यादा वोल्टेज जो है वो गुजर सकता है। अगर एक हैवी ड्यूटी वायर नहीं है और वो बड़ी आम सी है, कॉमन सी, अगर उसमें से ज़्यादा करंट फ्लो करेगा तो फिर उसके ड्रॉबैक्स होंगे। इसी तरह से अगर बहुत ज़्यादा स्पीड से न्यूरल इम्पल्स ने मूव करना है तो उसके लिए भी एक मोटी ताज़ी कवरिंग की ज़रूरत है, और वो कवरिंग जो है वो माइलिन शीथ है। कवरिंग क्या है, किससे मिलकर बनी है? कवरिंग जो है स्पेशलाइज्ड गिलियल सेल्स से मिलकर बने होते हैं, और गिलियल सेल्स के 3 फंक्शंस हैं। उनमें फर्स्ट वन इज़ इंसुलेशन, मतलब प्रोटेक्शन करता है ये एक्सॉन की। सेकेंड गार्बेज रिमूवल, अब गार्बेज में रिमूवल में जितने भी न्यूरॉन्स ब्रेन में डैमेज हुए होते हैं उनको रिमूव करना भी गिलियल सेल का काम है। और थर्ड वन इज़ पॉइजन कंट्रोल, कि ब्लड के ज़रिए जितने भी ऐसे एलिमेंट्स आ रहे हैं ब्रेन की तरफ जो ब्रेन के लिए डैमेजिंग है तो उनको कंट्रोल करना भी इसका ही काम है। देन देयर इज़ अ स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, जिसमें सबसे पहले सेल बॉडी और सोमा है जो इन्फॉर्मेशन को रिसीव करते हैं अपने डेंड्राइट्स के ज़रिए, फिर उसको इन्फॉर्मेशन को कन्वे कर देते हैं अपने एक्सॉन की तरफ। एक्सॉन से जाते हुए एंड पे इसके मोटी मोटी स्वेलिंग्स हैं या बटन्स हैं, इसको कहते हैं टर्मिनल बटन। इसके अंदर न्यूरो ट्रांसमीटर होते हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि ये टर्मिनल बटन और नेक्स्ट न्यूरॉन के डेंड्राइट्स के दरमियान थोड़ा सा गैप है, इस गैप को साइनेप्स कहते हैं। अब इस गैप को कवर करना बहुत इम्पोर्टेंट है। अब इसमें ये होगा कि जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे उसको यहीं पर थोड़ा एक्सप्लेन कर दें कि ये जो साइनेप्टिक गैप है इसको कवर करना, तो इसको कवर करने के लिए जो न्यूरो ट्रांसमीटर है ये इलेक्ट्रिकल न्यूरल इम्पल्स को केमिकल में चेंज कर देंगे। जब ये केमिकल में चेंज कर देंगे तो ये केमिकल्स जो हैं ये इस गैप को कवर करेंगे और दूसरे अगले वाले न्यूरॉन के डेंड्राइट हो जाएंगे। न्यूरॉन्स की टाइप्स को अकॉर्डिंग टू द फंक्शन डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज सेंसरी और फीचर न्यूरॉन्स हैं। ये इंफॉर्मेशन आउटसाइड ऑफ द बॉडी या सेंसरी रिसेप्टर से लेकर जाते हैं सीनस तक। सेकंड है इसकी टाइप मोटर न्यूरॉन्स। मोटर न्यूरॉन्स जो हैं ये इंफॉर्मेशन सीएनएस से आगे फिर लेकर जाते हैं टुवर्ड द मसल्स और ग्लैंड्स, जिस पार्ट में भी कोई इंफॉर्मेशन जो है वो देनी है तो फिर वहाँ से जाएगी। थर्ड वन इज इंटर न्यूरॉन, ये सिर्फ ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में ही पाए जाते हैं और इनकी क्वांटिटी मोटर न्यूरॉन सेंसरी न्यूरॉन से बहुत ज़्यादा होती है। और इंटर न्यूरॉन्स कनेक्ट करते हैं सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन्स को एक दूसरे के साथ। इसके बाद है साइनेप्स। साइनेप्स जैसे पहले बता दिया कि गैप बिटवीन द एंड ऑफ वन न्यूरॉन्स एक्सॉन एंड द स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन्स डेंड्राइट्स, तो इन दोनों के दरमियान एक गैप होता है, उसको कहते हैं साइनेप्सिस। अब न्यूरल इम्पल्स ने जब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जाना है तो इस गैप को क्रॉस करते हुए ही वो अगले वाले न्यूरॉन तक जाएगी, और यहाँ पर ही इलेक्ट्रिकल जो है न्यूरल इम्पल्स वो चेंज हो जाती है केमिकल ट्रांसमिशन में। और इसको कन्वर्ट करने के लिए जो केमिकल या जो एलिमेंट रिस्पॉन्सिबल है वो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। न्यूरोट्रांसमीटर्स इस साइनेप्टिक गैप को कवर कर लेते हैं। उसके बाद है साइनेप्टिक ट्रांसमिशन है कि साइनेप्टिक ट्रांसमिशन में ट्रांसमिशन कब होती है? ट्रांसमिशन न्यूरॉन्स तब करते हैं कि जब न्यूरॉन में एक स्पेसिफिक क्वांटिटी के अकॉर्डिंग जो है वो एनर्जी चाहिए होती है, स्टिमुलस चाहिए होता है। अगर स्टिमुलस उस क्वांटिटी के अकॉर्डिंग नहीं है, उससे कम है और उस लेवल से या थ्रेशोल्ड लेवल से कम है तो मैसेज या स्टिमुलस या न्यूरल इम्पल्स नेक्स्ट न्यूरॉन में ट्रांसफ़र नहीं होगा। और इसके अलावा अगर वो थ्रेशोल्ड लेवल तक पहुंचा हुआ है तो फिर वो पूरा का पूरा मैसेज डेंड्राइट से सेल बॉडी और सेल बॉडी के बाद एक्सॉन में जो है वो पूरा का पूरा पहुंच जाएगा। ऑल और नन प्रिंसिपल ऑफ एक्शन के अकॉर्डिंग ये काम करता है। ऑल में कि अगर वो थ्रेशोल्ड लेवल तक है तो वो अपना मैसेज कन्वे किए बगैर पीछे नहीं हटेगा, लेकिन अगर वो नन है, अगर वो थ्रेशोल्ड लेवल तक नहीं पहुंचा तो फिर इंफॉर्मेशन आगे कन्वे नहीं होगी।
नेक्स्ट वन इज़ रिफ्लेक्स आर्क है कि रिफ्लेक्स आर्क क्या है। नर्वस सिस्टम जो है ट्रांसमिट ही नहीं करता इन्फॉर्मेशन को, बल्कि इसको प्रोसेस भी करता है। और प्रोसेस करते कैसे करता है कि न्यूरॉन्स जो हैं ब्रेन में वो मिलकर सर्किट्स बना लेते हैं, सिंपल सर्किट्स। एक सिंपल सर्किट में एक सेंसरी न्यूरॉन होता है, एक इंटरन्यूरॉन होता है और एक मोटर न्यूरॉन होता है। ये तीनों मिलकर एक सिंपल सर्किट बनाते हैं और सिंपल सर्किट को रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। अब ये सिंपल सर्किट्स क्या काम करते हैं कि स्पेसिफिक एक ही कैटेगरी के जो स्टिमुलस आता है उसको ऑटोमेटिकली ये रिस्पॉन्स करते हैं। अब ये सिंपल सर्किट्स जब एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, हु हैव द सेम फंक्शन, तो ये रिफ्लेक्स एक्शन में चेंज हो जाते हैं। अब स्टिमुलस इनके लिए कोई भी हो सकता है स्पेसिफिक, जिनको ये रिफ्लेक्स एक्शन या सर्किट्स ऑफ रिफ्लेक्स आर्क रिस्पॉन्स करेंगे। वो पेन है, नाइस है, अकॉर्डिंग टू द स्टिमुल है, फिर ये उसको जो है वो रिस्पॉन्स करेंगे। यहाँ पर है सेंसरी न्यूरॉन, इंटरन्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन। अगर ये तीनों मिल जाएं तो एक रिफ्लेक्स आर्क बनाएंगे। लेकिन अगर सर्किट्स ऑफ रिफ्लेक्स आर्क विद सिमिलर फंक्शन, अगर ये सब मिल जाएं तो ये फिर ये रिफ्लेक्स एक्शन को। अब यहाँ पर रिफ्लेक्स एक्शन की एग्जांपल है कि यहाँ पर स्टिमुलस में नेल है, कील दिया हुआ है, अगर ये पाँव पे चुभे तो यहाँ से इंफॉर्मेशन, सेंसरी इंफॉर्मेशन हमारी बॉडी से, हमारी स्किन से जाएगी हमारे स्पाइनल कॉर्ड तक, और स्पाइनल कॉर्ड से फिर मैसेज कन्वे हुआ मोटर न्यूरॉन के ज़रिए कि यहाँ पर कोई पेनफुल या कोई अवर्सिव स्टिमुलस है जिससे बॉडी को बचाना है। तो फिर हम अपना पाँव स्टिमुलस से फ़ोन पीछे हटा लेंगे। तो इस डायग्राम में अगर देखा जाए तो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन को इन्वॉल्व नहीं किया गया। इसका मतलब है कि ऐसे भी कुछ एक्शंस हम लोग करते हैं जिसमें हमारा ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता और वो ब्रेन की अवेयरनेस से पहले ही हम कर चुके होते हैं, और उन एक्शंस को कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शंस। इसके बाद है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो है वो सेकेंड पार्ट है नर्वस सिस्टम का, पहले फिर पीएनएस का। अब ये इनवॉलंटरी है। इनवॉलंटरी का मतलब कि इस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, हम इनको कंट्रोल नहीं कर सकते। पीएनएस के दो पार्ट्स हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। और सिंपैथेटिक सिंपैथी है, हमदर्दी है, डेफिनेटली हमारी बॉडी का किसी न किसी तरीके से हमदर्दी कर रहा है। लेकिन यहाँ पर कुछ सिचुएशंस हैं स्पेसिफिक जिसमें ये हमारी बॉडी को हेल्प आउट करेगा कि हमने उस सिचुएशन से कैसे डील करना। अब वो सिचुएशन जो वो फाइट और फ्लाइट है, कि यहाँ तो हमने किसी सिचुएशन को डायरेक्ट फेस करना है, यहाँ अगर वो हमें लगता है कि हम उसे फेस नहीं कर सकते तो उस वहाँ से हम उस सिचुएशन से अपनी बॉडी को बाहर निकालना है। तो उसके लिए हमारी बॉडी को जो एनर्जी प्रोवाइड करेगा वो होगा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। और ये डिफरेंट सिस्टम को एक्टिवेट करने के बाद सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी की हेल्प आउट करेगा। सेकेंड वन है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में ये हमारी बॉडी में इस टाइम हम जो कंफर्टेबल सिचुएशन में नॉर्मल कंडीशन में बैठे हुए हैं, इस टाइम जो हमारी बॉडी में सिस्टम ऑन है, ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है। जितनी भी गड़बड़ और जितने भी सिस्टम्स ऑन हुए होते हैं और नॉर्मल रेट से ज़्यादा हमारी बॉडी के सिस्टम्स जो काम कर रहे होते हैं उनको वापस नॉर्मल कंडीशन पर लेकर आना पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम है। ये डायग्राम है, इसमें पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इन दोनों का कंपैरिजन दिखाया है कि ये हमारे ये स्पेसिफिक जो बॉडी ऑर्गन्स दिखाए हुए हैं इनको ये एक्टिवेट करते हैं। जैसे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में नॉर्मल कंडीशन में है तो हमारी फूड डाइजेस्ट हो रही है, ब्लड जो है हार्ट बीट जो है वो स्लो है, ब्लड सर्कुलेट कर रहा है हमारे इंटरनल ऑर्गन्स की तरफ, हार्ट की तरफ फ्लो है, लंग्स की तरफ फ्लो कर रहा है, डाइजेशन ऑफ फूड में हेल्प आउट कर रहा है, और एक्सक्रीटरी सिस्टम भी इस टाइम हमारा ऑन है। लेकिन जैसे ही कोई फाइट और फ्लाइट सिचुएशन आएगी तो ये सारे के सारे फंक्शंस जो हैं वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को हेल्प आउट करने के लिए तैयार हो जाएंगे कि उसने डिफ़िकल्ट सिचुएशन को डील करना है। तो इसके लिए हमारा सलाइवा जो है वो सलाइवा के फ्लो जो है वो बंद हो जाएगा, हमारी हार्ट बीट जो है वो फास्ट हो जाएगी, हमारी ब्रोंकाई जो है वो डायलेट कर जाएगी क्योंकि हमें ज़्यादा सांस लेने की ज़रूरत है। अगर हम किसी सिचुएशन से डरेंगे तो डेफिनेटली हमारी हार्ट बीट भी तेज़ होगी और हमारा रेस्पिरेटरी रेट भी ज़्यादा होगा। इसके अलावा डाइजेशन ऑफ फूड इस टाइम रुक जाएगी और जो ब्लड हमारे इंटरनल ऑर्गन की तरफ फ्लो कर रहा है वो मसल्स की तरफ करेगा क्योंकि हमने उस सिचुएशन से भागना है। और ब्लड में ग्लूकोज होता है
और वो हमारे मसल्स को एनर्जी प्रोवाइड करेगा, जो हमें सिचुएशन से फाइट करने में, फ्लाई करने में हेल्प आउट करेगा। इसके अलावा हमारा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उस टाइम पे स्टॉप हो जाता है, बंद हो जाता है, और एड्रेनालिन एंड नॉन एड्रेनालिन सिक्रीशन हार्मोन्स हैं जो एड्रेनालिन ग्लैंड सिक्रीट करता है, इसको डिटेल में हम ग्लैंड्स एंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम में पढ़ेंगे। तो ये भी सिस्टम ऑन हो जाता है और ये हमें हेल्प आउट करता है उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए।